गाइस, कैसे आप सब लोग। आज हम लोग 10th के साइंस का सिलेबस जो है वो शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चैप्टर 9 जो कि फिजिक्स का सबसे बड़ा चैप्टर है उसे लेंगे, और उसके बाद चैप्टर 5। ये दोनों चैप्टर इसीलिए क्योंकि ये दोनों चैप्टर सबसे बड़े हैं और इसमें से बोर्ड के पेपर में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 9 से। तो ये चैप्टर 9 के अंदर हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन के बाद एक और टर्म होती है रिफ्रैक्शन, उसके ऊपर पढ़ेंगे, और फिर मिरर्स और लेंसेज के बारे में जो आएगा वो हम करेंगे। हाँ, और इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स भी है, जिसके ऊपर एक और पार्ट आएगा, तो उसमें सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व हो जाएंगे, पर उसके लिए कुछ चीजें सीखना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहली जो टर्म हमारे सामने इस चैप्टर में आती है वो है रिफ्लेक्शन। सबसे पहले समझ लो रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, मिरर के सामने खड़े रह के अपने खुद की इमेज को देखते हैं, वो भी एक टाइप का रिफ्लेक्शन ही है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन के लिए चाहिए हमें एक स्मूथ या फिर रफ सरफेस जो कि रिफ्लेक्टिव हो, और उस पे जब लाइट फॉल करेगी तो वो बाउंस बैक करेगी। इसी फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर ही आपका सबसे पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है। अगर सबसे इजी पेपर बनाना हो तो ये क्वेश्चन हो सकता है, राइट अबाउट राइट द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये सबसे इजी पेपर होगा तो उसके अंदर ये क्वेश्चन कंफर्म होगा। और इसके लिए आपको एक डायग्राम भी बनाना होगा जिसपे एक मिरर बनाना होगा। तो मिरर सबसे पहले एक सरफेस हम रखेंगे रिफ्लेक्टिव और एक सरफेस को पॉलिश करेंगे, तभी बनता है मिरर। ठीक है, तो मिरर की डायग्राम कुछ ऐसी होती है। ऊपर वाली सरफेस को हम प्लेन रखेंगे और नीचे पॉलिश करेंगे। पॉलिश को ऐसे डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब हमें इस डायग्राम में क्या क्या दिखाना है। एक रे आएगी और वही रे बाउंस बैक करेगी। तो जो रे मिरर पे फॉल करती है उसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे, और जो रे बाउंस बैक कर रही है उसको हम डिनोट करेंगे रिफ्लेक्टेड रेस। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन दोनों के बीच में जो आती है उसे हम नॉर्मल कहते हैं। नॉर्मल हर एक मिरर के 90 डिग्री पे होता है। जैसे कि इस मिरर का जो 90 डिग्री होगा वहां पे इसका नॉर्मल होगा। नॉर्मल हमेशा मिरर के साथ 90 डिग्री फॉर्म करता है। ये मिरर के साथ ऐसे 90 डिग्री फॉर्म करेगा। अब इसे हम एंड से डिनोट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसे एंगल आई से डिनोट किया जा सकता है। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब बारी आती है दो लॉस की। ये लॉ हर एक टाइप के मिरर पे इम्प्लीमेंट किया जाता है। कॉनकेव हो, कॉन्वेक्स हो, प्लेन हो, स्मूथ हो या फिर रफ हो, कोई भी मिरर पे जो ये दो लॉज मैं अभी बताने जा रहा हूँ वो हर एक मिरर पे यूज होंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके दो लॉज है टोटल। सबसे पहला लॉ ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब कि ये एंगल और ये एंगल का मेजरमेंट इक्वल होगा। ये एंगल और ये एंगल कैसे होंगे? इक्वल। अब कई बार गलती क्या हो जाती है ना, कि पेपर ट्विस्ट करने के लिए ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि अगर ये इंसिडेंट रे 90 डिग्री पे फॉल करेगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा। तो बहुत सारे बच्चे मिरर के साथ का देख के 90 लिख के आते हैं, पर हमें याद रखना है कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है उसे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। तो फिर नॉर्मल पे ही अगर ये इंसिडेंट रे होगी तो एंगल आ जाएगा 0। ऐसा ट्विस्ट करके पूछ सकते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों एंगल का मेजरमेंट इक्वल। अब सेकेंड लॉ,
सेकेंड लॉ क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन सेम प्लेन। अब सेम प्लेन का मतलब यहाँ पर कुछ लोग समझ लेते हैं ये मिरर की मिरर एक प्लेन और यहाँ पे तीनों है, पर ऐसा नहीं होता है। देखो अगर ये कोई एक प्लेन समझ लो और आप जहां पर हो वहां पे मिरर है, तो फिर यहाँ से अगर मैं इंसिडेंट रे डालूंगा तो वो इसी प्लेन पे रिफ्लेक्ट होगी, ऐसा नहीं कि ऊपर चली जाएगी या नीचे चली जाएगी। तो वो प्लेन का मतलब यहाँ पर सरफेस होता है। अभी इस इधर कौन सी प्लेन है, इधर बोर्ड है वो प्लेन है, और उस पे ही इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे आती है। रिफ्लेक्टेड रे बाहर नहीं जाएगी, ऊपर नीचे नहीं आएगी, वो इसी प्लेन पे रहेगी। इसका मतलब ये होगा। तो इधर हम लिखेंगे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, मतलब कि जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे यहाँ पर फॉल करेगी और रिफ्लेक्टेड रे हमें दिखेगी उस पॉइंट पर। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस all lie on same plane। ये हो गए दो लॉज जो कि हर एक टाइप के मिरर पे एप्लीकेबल होते हैं। अगर इजी पेपर निकालना होगा तो ये चीज पूछ सकते हैं। डिफाइन के साथ पूछो तो डिफाइन आप अपनी तरीके से बना सकते हो, जैसा कि मैंने अभी बोला कि फिनोमिनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन अ रे फॉल ऑन अ रिफ्लेक्टिव सरफेस, इसी को कहते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये तो लॉज अगर ऐसे ही लिख के तुम आए तो तुम्हें मार्क मिलेंगे, पर ये जो है इस चीज को आप स्टेटमेंट में लिखना पूरा। अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ऐसा पूरा लिखना है आपको। ठीक है, तो हमने लॉज तो पढ़ ली है रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन मिरर के। अब हमें पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो हर एक टाइप की इमेज के लिए सेम होती है। मतलब कि अगर आज मैं खड़ा रहूं मिरर के सामने तो मेरी भी इन चारों कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई एक नहीं, चारों कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो होगी, और कोई और खड़ा रहेगा तो वहां पे भी वो चारों कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगी। मतलब कि चारों कैरेक्टरिस्टिक्स हर एक केस में सेम रहेगी। तो वो चार कैरेक्टरिस्टिक्स प्लेन मिरर के केस में, स्फेरिकल मिरर के केस में नहीं। तो प्लेन मिरर के केस की है हमारे पास चार कैरेक्टरिस्टिक्स। उसमें से पहली होती है सेम साइज, ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, सेम साइज। अब आपकी जितनी हाइट होगी, आप जितने वाइड होंगे उतने ही वाइड आप मिरर में दिखोगे प्लेन मिरर में। कॉनकेव कॉन्वेक्स होगा तो वो चेंज होगा, पर प्लेन मिरर होगा तो आपकी जो साइज है, आपकी हाइट है, आपकी वो चौड़ाई है वो सेम रहेगी, तो उसे कहते हैं हम सेम साइज। दूसरी चीज यहाँ पर होती है सेम डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस देखो, अगर ये एक मिरर के सामने है, मैं किसी को यहां पर खड़ा कर दूं और समझ लो कि इसका डिस्टेंस है कितना, 2 मीटर, तो उतने ही पीछे मिरर के पीछे इसकी इमेज बनेगी। ये भी कितना होगा, 2 मीटर। तो ये दोनों डिस्टेंसेस सेम होंगे। अब कई बार कैसे क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यू में आते हैं ज्यादातर, कि एक इंसान यहाँ पर खड़ा है मिरर के सामने 4 मीटर दूर, नहीं 2 मीटर दूर, हमारे केस में 2 मीटर दूर एक इंसान खड़ा है, तो ये ऑब्जेक्ट की और इमेज के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है, तो वो होगा 4। कई लोग गलती करते हैं और ये 2 आंसर लिख के आ जाते हैं कि ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये मिरर और इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 2, और ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 4, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। 2 + 2 4, तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस होगा 4। और तीसरी चीज ये आती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब
अब देखो वर्चुअल एंड इरेक्ट को ज्यादा हम लोग पढ़ेंगे वो कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर्स में। इसके जैसी एक टर्म आती है रियल एंड इन्वर्टेड, वो इसके ऑपोजिट है। मतलब कि आपकी इमेज ऐसे ऊपर नीचे टर्न नहीं होगी, आपकी इमेज जैसी है वैसी खड़ी दिखेगी, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। और चौथी चीज आती है लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड मतलब कि ये जो लेटर्स अभी है ना वो ऐसे घूम जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। किस तरीके से देखो, जैसे कि यहाँ पर बी मैंने लिखा हुआ है, तो मिरर के सामने अगर मैं बी को लिखता हूं, ये मिरर के सामने मैंने ऐसा बी शो किया तो मिरर में ये ऐसा दिखता है। ये सब आपने अपनी टी शर्ट्स में भी एक्सपीरियंस किया होगा, ठीक है। इसे लेटरली इन्वर्टेड कहते हैं, मतलब कि घूम जाना। लेटरली इन्वर्टेड ये चीज है। एम्बुलेंस में भी आपने देखा होगा कि ऐसे ही उल्टा उल्टा लिखा जाता है जिससे कि मिरर में एम्बुलेंस सीधा दिखे। अगर मैं इसको दिखाऊंगा तो ये सीधा भी दिखेगा, पर सीधे भी को दिखाऊंगा तो ये लेटरली इन्वर्टेड वाला भी आपको दिखेगा। अब लेफ्ट राइट में भी आपने सेम चीज देखी होगी। जैसे कि मैंने ये हाथ उठाया तो मिरर के सामने वो बंदा मेरे सामने ये वाला हाथ उठा रहा होगा, ठीक है। अभी तो लेटरल इन्वर्ट के लिए इतना काफी है। और ज्यादा से ज्यादा अगर कुछ पूछ सकते हैं तो वो ये पूछ सकते हैं कि कौन से लेटर का लेटरल इन्वर्जन नहीं होगा प्लेन मिरर में। तो ऐसा एक लेटर है एम। एम को अगर आप मिरर के सामने लिखोगे तो वो वैसा का वैसा दिखेगा, ना कि लेटरल इन्वर्टेड। और दूसरा ऐसा चीज है ओ। ओ भी लेटरल इन्वर्टेड वाला सेम दिखता है। तो ये दोनों पूछ सकते हैं आपको, ठीक है। और ऐसे और भी कुछ है, जैसे कि एच ले लो, आई ले लो, वाई ले लो, ठीक है। तो ये सब जो लेटर्स है वो लेटरल इन्वर्जन नहीं होते। अब आपको कई बार एमसीक्यू में पूछे कि एम का लेटरल इन्वर्जन हो सकता है, यस नो ऐसा करके कुछ भी ऑप्शन आ सकते हैं। तो आपको अपने दिमाग से सोचना है कि इस लेटर का उल्टा या सीधा सेम होता है, या फिर मैं इसको उल्टा करूंगा तो कुछ अलग दिखेगा। जैसे कि बी में हो रहा है, बी में ये ऐसा बन जा रहा है, पर एम में ये वैसे का वैसा रहेगा। अगर मैं इधर एम लिख दूं तो ये एम वैसे का वैसा ही दिखेगा। तो ऐसे कुछ लेटर्स है जिसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो अब हमने प्लेन मिरर के बारे में तो पढ़ लिए थे, तो अब कौन सी चीज इस चैप्टर के अंदर आती है? इसमें आता है स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स दो टाइप के रहते हैं, एक कॉनकेव और दूसरा कॉन्वेक्स। देखिए पहले हम कॉनकेव को देखते हैं। तो जैसा कि इसका नाम सजेस्ट करता है केव, ये कुछ इस तरीके की केव फॉर्म करेगा, ठीक है, मतलब कि अंदर की तरफ होगा। ये हो गई इसकी रिफ्लेक्टिव सरफेस जो कि है अंदर की तरफ, और पॉलिश जो कि है बाहर की। तो हम देख सकते हैं कि एक केव जैसा फॉर्मेशन कर रहा है, जिसकी वजह से इसका नाम है कॉनकेव। और दूसरा आता है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स इसका बिल्कुल उल्टा है। इसकी रिफ्लेक्टिव सरफेस जो होती है वो बाहर की तरफ होती है। तो जैसा कि देख सकते हैं अंदर की तरफ पॉलिश और बाहर की तरफ रिफ्लेक्टिव। तो देखो यहाँ पर एक चीज पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये दोनों मिरर्स बनते कैसे हैं। तो किस तरीके से, सबसे पहले एक कांच का गोला लिया जाता है, तो उसमें से पार्ट निकाल के बनाया जाता है। देखो ये हो गया हमारा कांच का गोला। अब इसको मैं कुछ इस तरीके से दो पार्ट में काट दूं, तो इस साइड को मैं लेता हूँ और ऐसे पॉलिश कर देता हूँ, तो ये क्या बन गया कॉनकेव। इस साइड को लेता हूँ ऐसे अंदर से पॉलिश करता हूँ, ये बन गया कॉन्वेक्स। अब मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, उसके पीछे का एक इम्पोर्टेंट रीजन है। ये चीज आपको आगे हम कुछ टर्म्स पढ़ने जा रहे हैं उसमें बहुत काम लगेगी किस तरीके से, वो तो आपको आगे ही पता चले। तो अब हमने ये तो पढ़ लिया कि स्फेरिकल मिरर बनते कैसे हैं, पर इसका यूज जैसे कि मैंने बताया कि कुछ टर्म्स को पढ़ने के लिए हम करने वाले हैं।
तो सबसे पहले हम इसी कॉन्केव मिरर के एग्जांपल से ये वाली जो टर्म्स है वो पढ़ने वाले हैं। तो पहली चीज मैं आपको जो दिखा रहा हूँ वो है अपार्च, इसी को हम कहते हैं अपार्च। ये क्या होता है? तो डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर को हम कहते हैं अपार्चर, मतलब कि जो स्फेरिकल मिरर है इसका जो भी डायमीटर रहेगा उसको हम अपार्चर कहेंगे। दूसरी टर्म होती है इधर, और इसे हम पी से डिनोट करते हैं, जिसे हम बोलते हैं पोल। पोल होता है स्फेरिकल मिरर का सेंटर, मतलब कि रिफ्लेक्टिव हमारी जो सरफेस होती है ना उसी के सेंटर को हम कहते हैं पोल, और इसे डिनोट किया जाता है पी की मदद से। तो पोल क्या होता है? सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर या तो फिर रिफ्लेक्टिव सरफेस। आगे इधर हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ करते हैं जिसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। इसके पहले हम एक और टर्म पढ़ते हैं जो कि होता है सी। सी मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? अब जिस स्फीयर की मदद से हमने स्फेरिकल मिरर को निकाला है ना, उसी के सेंटर को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मान लो कि इस स्फीयर की मदद से मैंने इस मिरर को निकाला, तो ये हमारा मिरर। अब इसका जो सेंटर रहेगा ना, इसका जो सेंटर रहेगा वही हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और इसे हम सी से डिनोट करेंगे। और यहाँ पर कुछ इस तरीके से, मतलब कि सेंटर ऑफ स्फीयर आउट ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इट इज डिनोटेड बाय सी। और आगे जैसे कि मैंने बोला था कि ये जो इमेजिनरी लाइन है वो उसको हम बुलाते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस को क्या कह सकते हो तुम? द इमेजिनरी लाइन दैट passes through center of curvature and pole is called principal axis। अब आगे की जो टर्म है वो हमारी है फोकस। और फोकस का क्या किस्सा है? देखो, फोकस को हम एफ से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का मिड पॉइंट होता है, मतलब कि एग्जैक्टली ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में होता है, ठीक है। और एक इसकी डेफिनेशन बना सकते हो कि जब भी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस की इनफाइनाइट से जो रेज आएगी ना, यहाँ से आई, वो सब एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज हो, एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी। और इससे मुझे एक और चीज याद आई है, इसे हम कन्वर्जिंग कहते हैं, और इसे हम डाइव। क्यों? जब भी यहाँ पर रेस पड़ेगी तो इसके मिरर को देख के हम पता लगा सकते हैं कि ये कन्वर्ज करेगा, और यहाँ पे पड़ेगी तो इसे देख के पता लगा सकते हैं कि ये डाइवर्ज करेगा। तो कॉन्वेक्स जो है वो डाइवर्जिंग है और कॉनकेव जो है वो कन्वर्जिंग है। मिरर्स स्पेसिफिकली मिरर्स, ठीक है। और आगे एक और फोकस पढ़ा हमने कि जो पैरेलल रेस जब भी आएगी तो वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी, और उसी एक पॉइंट को हम कहेंगे फोकस। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का जो मिड पॉइंट है वहीं पे फोकस। अब ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का जो डिस्टेंस है इससे हम क्या समझते हैं? देखो, ये सेंटर है स्फीयर का, ये पोल है, तो ये डिस्टेंस क्या होता है? ऑफ कोर्स ये रेडियस। तो यहाँ पे भी रेडियस। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हम इसे बुलाते हैं और इसको डिनोट किया जाता है आर से। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? द रेडियस of the spherical of the sphere out of which spherical mirror is formed। radius of the sphere out of which spherical mirror is formed, इसे हम r से डिनोट करते हैं।
अब एक और चीज आ जाती है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ एफ और पी के बीच में होती है और इसे डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से। फोकल लेंथ किसके बीच में होती है? एफ और पी के बीच का जो डिस्टेंस होता है, एफ और पी के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम फोकल लेंथ बुलाते हैं। स्मॉल एफ। तो फोकल लेंथ क्या होता है? एफ और पी के बीच का डिस्टेंस। अभी यहाँ पर जितनी भी इंपॉर्टेंट जो टर्म्स थी मेरे ख्याल से वो कवर हो चुकी है। तो जैसा कि मैंने कहा कि इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है वो हो चुकी है, पर अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक रिश्ता, एक रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया, ये जो फोकस है वो सी और पी के बीच में है, यानी कि जो फोकल लेंथ होगी वो आर का हाफ होगा, मतलब कि फोकल लेंथ वो रेडियस से आधी है। इसको हम यहाँ पर मैं पहले बता देता हूँ एक और बार कि रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम आर से डिनोट करते हैं और फोकल लेंथ को हम एफ से डिनोट करते हैं। अब इसके बीच का रिश्ता देखते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला, एफ आर का आधा है। एफ इज इक्वल्स टू आर बाय 2। तो आर इज इक्वल्स टू 2 एफ। ये हमारा फॉर्मूला निकल के आता है। आर इज इक्वल्स टू 2 एफ। आर इज इक्वल्स टू 2 एफ, मतलब कि हमारी जो रेडियस होगी वो फोकल लेंथ डबल। ये कहीं पे काम कई जगह पे काम आता है। तो इसी के साथ हमारे वीडियो जो है वो लेसन का जो है वो पार्ट 1 खत्म होता है। आगे की जो इम्पोर्टेंट केसेस आएंगे इसके कुछ, उसके पहले भी हम इसके रूल्स पढ़ेंगे कि रेस ऐसे फॉल करेगी तो वो इस तरीके से कन्वर्ट करेगी, या फिर कॉन्वेक्स में इस तरीके से डाइवर्ट करेगी। तो देखो टोटली इसके 6 केसेस होते हैं और इसके 2 केसेस होते हैं मिरर्स। मिरर्स के लिए मतलब कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर की बात, इसके 6 होते हैं और इसके 2 होते हैं। तो अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक करके अपनी भावनाओं को आप व्यक्त कर सकते हो। तब तक के लिए बाय, और नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे।